Hello students, this is Neha Dikshit and I welcome you all to Vidya Hut. ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं आज, जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, क्लास 8 ज्योग्राफी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लैंड, सबसे पहले लैंड और वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर को बाद में देखेंगे, सबसे पहले लैंड के बारे में चर्चा करते हैं, लैंड की बात करते हैं। तो कहते हैं कि 90% of the world population occupies only 30% of the land area. ठीक है, and the remaining 70% of the land is either partially populated or inhabited. कह रहे हैं इनके हिसाब से जो हमारा ज्योग्राफिकल डेटा है उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो एक ये अर्थ है, ऐसे ले लीजिए, ये 100% है अपने आप में, है ना। कहने का मतलब है कि अगर ये 100% है तो केवल और केवल क्या कह रहे हैं, जो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है, यानी कि जो 90% पॉपुलेशन है वो हमारी पृथ्वी के 30% अर्थ पर स्टे करती है, रहती है, निवास करती है। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि अगर हम देखें रिमेनिंग 70% का रेशियो, जो जो बची हुई हमारी 70% जो है ना, उस पर क्या है, उस पर जो है वो एक तरह से जो स्पार्शली पॉपुलेटेड, और कह रहे हैं कि बहुत मतलब है, उस पर भी एक दो तीन लोग, ऐसे नहीं जैसे कोई भी छिछली हुई चीज रहती है कि भाई बिखरी हुई चीज कह सकते हैं कि बिखरी हुई है ना, कि जैसे 1-2 किलोमीटर में देखेंगे कि केवल एक या दो बंदे मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लोग वहां पे हैं। लेकिन अगर डेंसली पॉपुलेटेड देखें कोई जगह तो हमारे जो 90% जो है पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, वो 30% एरिया में रहती है, और बाकी बचे हुए जो 10% लोग हैं वो इक्का दुक्का करके उस 70% में रहते हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं। आगे देखिए, so the uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to very characteristics of land and climate. तो लैंड और क्लाइमेट की वजह से जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, लैंड और क्लाइमेट, देखो एक चीज अच्छे से समझ लो कि लोग जो है वहां निवास या वहां स्टे ज्यादा करना पसंद करते हैं जहां पर सारे रिसोर्सेज इजीली मिल जाए, है ना। जैसे मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, है ना, हमारे यहाँ की उत्तर प्रदेश की, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो हम किसी ऐसी जगह पे जैसे हिमाचल, है ना, या ऐसी जगह ले लो जहां पर बहुत ज्यादा चीजें, रिसोर्सेस नहीं है, कोई भी ऐसी जगह उठा लीजिए जहाँ पे रिसोर्सेस कम है, नॉर्थ ईस्ट का कोई भी स्टेट उठा लीजिए, चलिए, ठीक है। तो अगर वहां से हम अपने उत्तर प्रदेश को कंपेयर करें तो यहाँ पर लोग ज्यादा निवास करते हैं, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा डेंस है, ज्यादा घनत्व है यहाँ पे लोगों का। तो कह रहे हैं ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जमीन भी जो है वो भी प्लेन है, वाटर सप्लाई भी बहुत अच्छा है, एयर जो है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, और मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें बहुत अच्छी है। जैसे अगर हम एग्रीकल्चर करते हैं तो उसके लिए हमारे पास सॉइल बहुत अच्छी है, रिसोर्सेज अच्छे हैं, वाटर अच्छा है, और हमें रहने के लिए जो जो एक फैमिली को, एक मनुष्य को रहने के लिए जो जितनी भी चीजें चाहिए होती है वो सारी की सारी अवेलेबल होती है ऐसी जगह। ठीक है, तो देखिए, तो लैंड और क्लाइमेट बहुत ज्यादा मैटर करते हैं किसी भी एक जगह पर पॉपुलेशन को बसने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, द रग्ड टोपोग्राफी, steep slopes of the mountain, low-lying areas susceptible to waterlogging, desert areas, thick forested areas, normally sparsely populated or uninhabited. आगे देखिए, uninhabited plains and river valleys offer suitable land for agriculture, hence these are the densely populated area of the world. सेम चीज बोल रहे हैं कि भाई देखिए, अगर हम बात करते हैं बहुत ज्यादा जहां पर डेजर्ट है, वाटर लॉगिंग का खतरा जहां पे ज्यादा है ना, थिक फॉरेस्टेड है, बहुत बड़े बड़े जंगल है, तो ऐसी जगह पे लोग रहना कम पसंद करेंगे, वो थोड़ा सा अलग कह सकते हैं इनहेबिटेटेड रहेंगे। क्यों, क्योंकि ऐसी जगह पे आवास कम होता है जहां पर रिसोर्सेस कम होते हैं। सेम चीज हमारी,
आगे देखिए, लैंड यूज। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका है लैंड यूज को पढ़ने का ये डायग्राम। देखिए सबको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से लोग यहाँ पे हैं, किस तरीके से लोग रह रहे हैं, किस तरीके से पार्क्स बने हैं, किस तरीके से पानी है, किस तरीके से, है ना, इस तरफ बिल्डिंग्स बनी है, इस तरफ जंगल्स हैं। तो कह रहे हैं कि लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज, फर्स्ट वाला एग्रीकल्चर, फर्स्ट वाला क्या पॉइंट है, एग्रीकल्चर, दूसरा फॉरेस्ट्री, तीसरा माइनिंग, चौथा बिल्डिंग, पांचवा हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। दिस इज कॉमनली टर्म एज लैंड यूज। यानी कि हम किस किस तरीके से लैंड को इस्तेमाल करते हैं, तो हम एग्रीकल्चर के लिए करते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए करते हैं, माइनिंग, माइनिंग का मतलब हमने पिछले चैप्टर्स में भी इस माइनिंग वर्ड की चर्चा की है, खनन, है ना, जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे कोयला की खाने हैं उनका खनन करते हैं तभी तो कोयला निकलता है, हीरे, हीरे की खाने होती है, कोयले की खान में हीरा निकलता है तो हीरे का भी खनन किया जाता है। तो इस तरीके से जो माइंस हैं वो भी कहाँ पर होंगी, जमीन पर ही होंगी, लैंड पर ही होंगी, है ना। बिल्डिंग, हाउसेज, रोड्स, ये सब कहाँ बनी है, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं ये सब कहाँ बनी है, तो ये हमारे लैंड का यूज किया गया है, लैंड पर ही बनी है। ठीक है, इस तरीके से लैंड यूज करते हैं। आगे देखिए, the use of land is determined by the physical factors such as topography, soil, climate, minerals, and availability of water. Human factors such as population and technology are also important determinants of land use pattern. देखिए, वर्ल्ड लैंड यूज, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो किस तरीके से हमारा जो लैंड को हमने यूज किया गया है ये देखते हैं। तो जो देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, फॉरेस्ट की बात करते हैं तो कितना परसेंट यहाँ पे फॉरेस्ट है, 26% फॉरेस्ट है। यहाँ देखिए ये वाला पार्ट, तो 33% में अर्बन एरियाज हैं, डेजर्ट है, रोड है, टुंड्रा है। एक तरह से ये एक जगह का नाम है जहां पर कुछ अलग प्रकार की स्पीसीज या अलग प्रकार के पेड़ों की स्पीसीज पाई जाती है, उनको टुंड्रा बोलते हैं। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश करके बात करते हैं। रॉक्स हैं, चट्टाने, आइस हैं, तो इन सबको मिलकर जो एरिया कवर अप होता है वो 30%। एंड फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 26%। क्रॉपलैंड की बात करते हैं, क्रॉपलैंड मतलब जहां पर खेती बाड़ी की जाती है ना, क्रॉप की जाती है, फसलें उगाई जाती हैं, तो वो 12% है। नेक्स्ट अगर हम परमानेंट पॉस्चर की बात करते हैं, देखिए पॉस्चर वर्ड हमेशा आता है चारागाह के लिए, और चारागाह आप समझ सकते हैं हिंदी में जहाँ पे चारा उपलब्ध हो पशुओं के लिए, एनिमल्स के लिए, जहाँ पे जैसे होता है ना कि कई बार गांव के आसपास ऐसी जमीनें होती हैं जहाँ पर बकरी वाले, भेड़ वाले ले जाते हैं अपनी भेड़ों को चराने के लिए, बकरियों वाले बकरियां ले जाते हैं, गाय वाले गाय ले जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से जब जानवर जो होते हैं जितने भी, वो एक पर्टिकुलर एक प्लेस पे चरने के लिए जाते हैं, तो उस लैंड को हमारा इन्होंने पॉस्चर लैंड बोला है, 26%। तो इस तरीके से हमने देखा कि 29% जो है वो हमारा क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट है। एंड अगर हम पूरा एरिया देखें वर्ल्ड का कि कितने परसेंट लैंड पर एग्रीकल्चर हो रही है, देन 38% पर एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर के लिए तो एग्रीकल्चर का ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस पर पॉस्चर लैंड है वहां पर भी एग्रीकल्चर की जा सकती है, लेकिन अभी नहीं हो रही है। ठीक है, अभी तक का जितना भी डेटा हमारे पास है उससे ये हमें मिला है कि 38% पर एग्रीकल्चर हो रही है। आगे देखिए, land can also be divided on the basis of private land and the community land. Private land is owned by the individuals, whereas community land is owned by the community for common use, like collection of fodder, fruits, nuts, medicines, है ना, herbs. These community land are also called common property resources. देखिए, प्राइवेट और अगर हम बात करते हैं किसकी, कॉमन लैंड की, कम्युनिटी लैंड, ठीक है, तो प्राइवेट लैंड ऑब्वियस है कि आपका घर है, जैसे, है ना, आपका घर है तो आप किसी और को तो उसमें नहीं आने दोगे रहने के लिए, आपका घर है, आप ही रहोगे, है ना। लेकिन अगर हम पार्क की बात करें, पार्क की या किसी गार्डन की, तो आप भी जा सकते हैं, आपके पड़ोसी भी जा सकते हैं और दूसरे शहर वाले भी जा सकते हैं, है ना।
तो वो एक कम्युनिटी लैंड है जिसका यूज सब लोग कर सकते हैं, वो एक कम्युनिटी लैंड है। लेकिन जिस पर आप अपनी चीज पर अपना इस्तेमाल, अपना यूज कर सकते हैं, आप अपने इस्तेमाल के लिए जिस चीज को आपकी खुद की चीज है, वो जिसे इस्तेमाल आप खुद कर रहे हैं, वो चीज आपकी किसमें कहलाएगी? प्राइवेट लैंड में कहलाएगी। ठीक है, आगे देखिए, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। किस तरीके से कंजर्वेशन किया जा सकता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है हिंदी में संरक्षण। उसको कैसे हम लोग सेव रख सकते हैं, किस तरीके से, क्या क्या तरीके हैं, तो वो बात करते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज led to the large scale destruction of forest cover and arable and land, and has created a fear of losing this natural resources. Therefore the present rate of degradation of land resources must be checked. Afforestations, reclamations, regulated use of chemical pesticides and fertilizers, check on overgrazing are some of the common method used to conserve land. देखिए एक एक करके चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये वर्ड पकड़िए आप, अफॉरेस्टेशन। ठीक है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन, हमने पेड़ों को काटना या पेड़ों को हटाना वर्ड यूज किया। यहाँ पे अफॉरेस्टेशन है कि मतलब पेड़ों को लगाना। ठीक है, तो किस तरीके से हम अपने लैंड को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, तो पेड़ों को लगाकर, है ना। नेक्स्ट, लैंड रिक्लेमेशन। लैंड रिक्लेमेशन क्या होता है? रिक्लेमेशन, लैंड रिक्लेमेशन होता है भूमि सुधार, यानी कि मिट्टी को सुधार कर, कि अगर कहीं पर बंजर है तो हम उसका मिट्टी का सदुपयोग करें, है ना, और उसको एग्रीकल्चर के लायक बनाएं। कैसे? हल चलाकर, है ना, उसमें मेन्योर वगैरह, फर्टिलाइजर्स का यूज करके, मेन्योर का यूज करके, और इरिगेशन का इस्तेमाल करके। तो वो जो मिट्टी है जो रॉकी है या फिर जो एग्रीकल्चर के लायक नहीं है, हम उसे एग्रीकल्चर के लायक बनाएं। ठीक है, आगे देखिए, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। रेगुलर जो यूज है, देखो यूज तो सब लोग करते हैं केमिकल्स का, है ना। सबने देखा होगा कि बहुत सारे यूरिया वगैरह, खाद वगैरह इस्तेमाल की जाती है। जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, जिनके गांव में वगैरह खेती होगी, उनको उनको ये चीज पता होगी कि यूरिया खाद का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर वर्ड दिया गया है रेगुलेटेड। रेगुलेटेड का मतलब है कम से कम हम लोग उस चीज का इस्तेमाल करें जिससे जो हमारे एग्रीकल्चर लैंड है, जो सॉइल है, उसको हानि ना पहुंचे, वो खराब ना हो। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारी चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज्ड टू कंजर्व लैंड। देखिए, ओवरग्रेजिंग का क्या मतलब है? ओवरग्रेजिंग का मतलब है, जैसे अभी हमने पॉस्चर लैंड की बात करी थी, है ना, तो ओवरग्रेजिंग का मतलब है बहुत ज्यादा तरीके से, मतलब जैसे एक ही जगह पर बार 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 एनिमल्स आके क्या कर जाएं? ग्रेजिंग कर जाएं, चरने के लिए आ जाए। जैसे अभी मैंने जस्ट एग्जांपल दिया था इससे पहले वाले पैराग्राफ में, कि जैसे किसी के पास बहुत सारी भेड़ है, 50 भेड़ है, और वो लगातार एक ही जमीन पर अपनी भेड़ों को ले जा रहा है ग्रेजिंग के लिए, चराने के लिए, है ना, तो वो एक टाइम बाद क्या होगी, वो जो लैंड है उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है, वो क्या होगी? वो डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बार बार वो जो घास है वो पनप नहीं पा रही है, उसके अलावा वो खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, है ना, ग्रेजिंग हो रही है लगातार। तो ग्रेजिंग को भी क्या करें? कंट्रोल करें। तो कॉमन मेथड्स टू यूज टू कंजर्व लैंड, इस तरीके से ये कुछ कॉमन मेथड है हमारी लैंड को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है, उसकी सुरक्षा के लिए कह सकते हैं। आगे देखिए, एक पॉइंट है यहाँ पे, लैंडस्लाइड्स। देखिए इस वाले डायग्राम को देखिए, आपको बहुत इजी समझ में आएगा। हो सकता है किसी ने इस चीज को बहुत पास से भी फील किया हो, कभी आप हिल स्टेशन वगैरह पे गए हो और आपके सामने ये चीज हुई हो। ठीक है, डायग्राम को देखिए, समझ आएगा। लैंडस्लाइड आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रिस on earth down a slope. They often take place in conjugation with the earthquake. देखिए, डेब्रिस का मतलब है यहाँ पे मलबा। ठीक है, आप ये वाला डायग्राम देखिए, आपको समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ से रोड जा रही है ना, रोड जा रही है, ये वाली, ये रोड है, और अचानक से ये वाले जो पहाड़ थे, ये टूटकर जो थे वो गिर गए,
सड़क पे, है ना। तो ये जो रोड थी वो भी क्या हुआ, उसमें भी इंटरप्शन आ गया, रुक गई, क्योंकि आना जाना तो नहीं हो पाएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बड़ी रॉक्स जो थी वो टूटकर सड़क पे गिर गई, और उसके अलावा बहुत सारा डेब्रिस यानी मलबा भी अचानक से आकर सड़क पे आ गया। अब आप सोचो कि इस रास्ते से आप कहीं जा रहे थे और अचानक से आपके ऊपर ये सारा गिरता, तो एक इंसिडेंट एक्सीडेंट माना जाता है ना। इंसिडेंट कैसा होता, वो बहुत ही भयानक होता। तो वही बोल रहे हैं, ये देखो ऐसा कैसे किस तरीके से होता है। कई बार देखिए जमीन आप यहाँ है, सड़क ये आपके हिसाब से सड़क है ना, लेकिन जब इसके ऊपर इसके बाद वाली उस पे जाएंगे सड़क पर, तो उन लोगों के लिए ये जमीन है ना। पहाड़ों के ऊपर ही तो जाकर सड़कें बनी होती हैं, पहाड़ों के ऊपर जाके पहाड़ों को काट काट के तो सड़कें बनाई जाती हैं वहां पे। तो लैंडस्लाइड कभी भी हो सकती है, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है भाई। देखिए अर्थक्वेक भी हो सकता है, फ्लड भी हो सकता है, वॉल्केनोज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और सबसे ज्यादा जो आज की डेट में क्यों हर बारी देखा जाता है कि बहुत हैवी जो रेनफॉल होती है, बहुत टाइम तक जो हैवी रेनफॉल होती है, उसकी वजह से यहाँ वाली जो चीजें हैं वो काफी बारी पानी की वजह से स्लाइड्स की तरह बहकर नीचे आ जाती है रोड पे, और उनके साथ रॉक्स भी आती हैं, मलबा भी आता है। तो इस तरीके से ये चीज लैंडस्लाइड कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवॉक टू द सेटलमेंट ऑफ द डाउनस्ट्रीम ऑन इट्स बस्टिंग। कह रहे हैं हैवॉक, हैवॉक का मतलब होता है जब बहुत ही भयानक स्थिति आ जाए। ठीक है, जैसे ये तो हल्का सा छोटा सा दिखाया गया है इसमें, आप ये सोचो कि बहुत बड़ा पहाड़ और बहुत बड़ा पत्थर चट्टाने टूटकर एकदम से नीचे आ रही हैं, तो हो सकता है ये पूरी पूरी रोड भी ब्लॉक हो जाए और इसके नीचे वाली जो जगह है उस पर भी इसका असर दिखाई दे। तो बहुत ही भयावह स्थिति हो सकती है लैंडस्लाइड से, डिजास्टर टाइप कह सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखिए सॉइल की बात करते हैं। तो द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। देखिए यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है, आपके अर्थ की सरफेस पर बहुत ही ग्रेनी टाइप का, मतलब छोटे छोटे दानों के टाइप का एक सब्सटेंस पाया जाता है, जिसमें एग्रीकल्चर एंड जो है हमारी ग्रास, है ना, ग्रास जो है और एग्रीकल्चर जो है जिसमें उगता है या हम लोग उगाते हैं, ये वाली चीज जो है वो हमारी मिट्टी कहलाती है। ठीक है, इट इज क्लोजली लिंक्ड टू द लैंड, लैंड से क्लोजली लिंक्ड होती है, या फिर हम ये कहें कि लैंड की ही अपर सरफेस पर ही सॉइल पाई जाती है, उसी को सॉइल कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। सॉरी, landforms determine the type of soil. Soil is made up of organic matter, minerals and water. Land weathered rock found on the earth. This happens through the process of weathering. The right mix of minerals and organic matter make the soil fertile. देखिए कुछ ऑर्गेनिक मेटल्स भी होते हैं सॉइल में जो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर जो है उसके लिए सॉइल इंपॉर्टेंट क्यों है, सॉइल में ही क्यों होती है एग्रीकल्चर, है ना। चट्टानों में क्यों नहीं हो जाती एग्रीकल्चर, चट्टानों में, पहाड़ों पे, वहां पे क्यों नहीं करते हम लोग, है ना, क्यों। हाँ, अगर पहाड़ों पर भी मिट्टी है थोड़ी बहुत और उसमें अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं देन ओके कि हम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ चट्टानों पर खेती हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि चट्टानों में वो मिनरल्स नहीं पाए जाते जो कि सॉइल में पाए जाते हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या, कि मिनरल्स वाली सॉइल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम ये पॉइंट पढ़ रहे हैं कि जो सॉइल है हमारी उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं जिसकी वजह से वहां एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, आगे देखिए द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड द क्लाइमेटिक फैक्टर। Other factor are the topography role of organic material and time taken for the composition of the soil formation. All these differ from the place to place. देखिए इस चीज को यहां से समझिए। देखिए तो जो सॉइल है हमारी, है ना, जो सॉइल है हमारी वो क्या किस किस फैक्टर से रिलेट करती है। तो पहला फैक्टर है हमारा पेरेंट रॉक, है ना। तो जो पेरेंट रॉक है जिस पर मिट्टी है ना, देखो ऐसा तो नहीं कि मिट्टी के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर मिट्टी, ऐसा तो हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं रॉक्स भी होंगी, कहीं ना कहीं चट्टाने भी होंगी, देन फिर उसके ऊपर मिट्टी की परतें जमा रही होंगी, है ना। हमने जब रॉक वाला चैप्टर पढ़ा था तो आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि रॉक्स के ऊपर भी रॉक्स होती हैं, है ना, और फिर उसके ऊपर जो परतें होती हैं वो काफी टाइम तक जब परतें परतें बनती रहती हैं देन जाके मिट्टी का एक लेयर बनती है।
तो वहां पे देखिए पेरेंट रॉक जो है वो डिटरमाइन करती है कि जो मिट्टी का कलर है वो कैसा होगा, ठीक है। दूसरा, उसका टेक्सचर कैसा होगा। तीसरा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होंगी। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब उसमें कौन सा मिनरल पाया जाएगा, जैसे आयरन है, कैल्शियम है ना, ये सब चीजें भी मिट्टी में पाई जाती हैं। आगे देखिए मिनरल, देखिए लिखा है प्रॉपर्टीज मिनरल कंटेंट एंड परमेबिलिटी। कहने का मतलब है उसकी पारगम्यता कितनी होगी, यानी इरिगेशन के लिए वो मिट्टी, जैसे कई बार क्या कहते हैं सैंड जो सॉइल होती है, आपने देखा होगा राजस्थान साइड जो होती है वो सैंड सॉइल होती है, तो आप उसमें कितनी भी पानी डालो वो सैंड सॉइल ही रहेगी, है ना। इरिगेशन से मतलब उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं उसको पड़ता। लेकिन यहाँ की मिट्टी में अगर आप पानी डालेंगे तो वो नॉर्मल एक तरह से क्या हो जाएगी, वेट हो जाएगी, गीली हो जाएगी, और वो एक तरह से एग्रीकल्चर के लायक सुटेबल मिट्टी मानी जाएगी, है ना। यहाँ देखिए क्लाइमेट, क्लाइमेट का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि सॉइल का उस जगह का टेम्परेचर कैसा है, जहां पर वो सॉइल है तो उस जगह क्लाइमेट कैसा है, और क्लाइमेट में ही आता है टेम्परेचर, तो उस जगह का टेम्परेचर कैसा है, ठीक है। और उस जगह पर कितनी रेनफॉल हो रही है, ये भी मैटर करता है कि रेनफॉल कैसी है। एंड उस जगह पर ह्यूमस कैसा है, ह्यूमस का मतलब यहाँ पे नमी से है, नमी मतलब आर्द्रता वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, नमी, ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, उस जगह की रेनफॉल कैसी है, उस जगह का टेम्परेचर कैसा है, और उस जगह का ह्यूमस कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, नमी कैसा है, इन सब चीजों से रिलेट करके हमारा क्लाइमेट फैक्टर बनता है। एंड तीसरा, टाइम की बात करते हैं, तो डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, यानी कि सॉइल की जो थिकनेस है वो कैसे पता चलती है हमारी टाइम पीरियड से, यानी कितनी साल पुरानी मिट्टी है ये हम पता लगा सकते हैं उसकी थिकनेस से, है ना। तो टाइम से हमारा सॉइल की प्रोफाइल का पता चलता है। फ्लोरा एंड फोना की बात करते हैं, तो उस मिट्टी के अंदर जो ह्यूमस है, देखिए ह्यूमस यहाँ पे अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, यहाँ पे ह्यूमस का मतलब है खाद, ठीक है। खाद मतलब एक तरह से प्रॉपर हिंदी वर्ड हम इस्तेमाल करें तो उर्वरकता कह सकते हैं, है ना। कहते हैं ना कि ये मिट्टी की उर्वरकता कैसी है, मतलब कि इसमें जो एग्रीकल्चर हम लोग करेंगे, गेहूं चावल मक्का, वो किस हद तक अच्छा होगा, तो वो यहाँ पे फ्लोरा डिसाइड करते हैं, फोना डिसाइड करते हैं, और उस मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसाइड करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म those organisms this cannot be seen our naked eyes, हम अपनी जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। फ्लोरा और फोना, आई थिंक एनसीईआरटी में इन सब बातों का जिक्र 50 बार किया गया है। फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना 50 बार हो चुका है ना। तो फ्लोरा इन द सेंस प्लांट एंड फोना इन द सेंस एनिमल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा रिलीफ की बात करते हैं। नेक्स्ट, तो जो रिलीफ है, एल्टीट्यूड यानी उसकी ऊंचाई, स्लोप यानी उसकी ढलान, स्लोप का मतलब ढलान से है ना। एंड डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है किस प्रकार की, किस तरीके की वो मिट्टी है जहां पर चीजें जो है वो अच्छी एक नस्ल की पैदा हो सकती हैं, यानी कि कौन सी फसल कौन कितनी अच्छी उसमें हो सकती है, ये हमारा डिसाइड करता है कितनी ऊंचाई पर मिट्टी है, कौन से स्लोप पर मिट्टी है, और उसका प्रकार क्या है, उसका तरीका क्या है मिट्टी का, ठीक है। इस तरीके से ये सारे सारे जो फैक्टर हैं वो हमारे सॉइल को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अफेक्ट कर रहे हैं, या फिर उनको सॉइल फॉर्मेशन को बता रहे हैं कि ये फैक्टर हमारे सॉइल फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो देखिए soil erosion and depletion are the major threats to soil as the resource. Both human and natural factor can lead to degradation of soil. Factors which lead to soil degradation are deforestation, overgrazing, है ना, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स। देखिए अगर हम उन तरीकों को जानने की कोशिश करें जिससे हमारे जो लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, यानी डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, वो क्या क्या पैमाने हैं जिन पर हम अपनी सॉइल को सेफ नहीं रख सकते हैं, वो क्या क्या पैमाने हैं,
ठीक है, तो वो क्या क्या हो सकते हैं, देखो डेप्लीशन, डेप्लीशन का मतलब होता है क्षरण होना, क्षरण होना मतलब किसी चीज की कमी होना, ठीक है। तो यहाँ पे मिट्टी की बात करें, सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का मतलब है मिट्टी की कमी आना, यानी मिट्टी एक जगह से बह के जब दूसरी जगह चली जाए तो मिट्टी का कटाव हो रहा है इसका मतलब, और मिट्टी का कटाव ही हमारा सॉइल इरोजन वर्ड कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, आर द मेजर थ्रेट्स ऑफ द सॉइल एज अ रिसोर्स बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर, दोनों ही फैक्टर्स हो सकते हैं डिग्रेडेशन के, दोनों कौन से, ह्यूमन यानी कि हम लोग भी हो सकते हैं, एंड बोथ दूसरा कौन सा है, नेचुरल, तो नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि एक तरह से मान लो कि बाढ़ आ गई तो एक जगह से मिट्टी दूसरी जगह पे चली गई, ठीक है। और अगर हम लोग ये मान लें थोड़ी देर के लिए हमने ही एक जगह से हमने जैसे पेड़ कोई लगे थे, है ना, तो पेड़ उस जगह जहां लगे थे तो उस जगह की मिट्टी को होल्ड करके उसकी जड़ों ने रखा होगा, उसकी जो जड़ें हैं उसकी जो रूट्स हैं उस मिट्टी को क्या करके रखी, उन्होंने होल्ड किया। अब हम गए हमने दो चार पेड़ इकट्ठे काट दिए उसी जगह पर, तो उस जगह की जो अंदर की जो जड़ें जो होल्ड करके मिट्टी जड़ों ने रखा हुआ था जिस मिट्टी को, वो मिट्टी लूज हो जाएगी, और जब वो मिट्टी लूज हो जाएगी तो अचानक से जब पानी का कोई भी बहाव आया तो इजीली वो मिट्टी कटाव के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाएगी, तो दैट इज द कॉल क्या, डिग्रेडेशन, इसी को तो डिग्रेडेशन, इसी को तो इरोजन बोला, कि मिट्टी का कटाव होना या मिट्टी का क्षरण होना, दैट इज कॉल्ड इरोजन या फिर डिग्रेडेशन, है ना। तो एक तरह से नेचुरल डिजास्टर हुआ, बाढ़ आई या कुछ हुआ तो मिट्टी अपने तरीके से सॉइल इरोजन हुआ, एंड नहीं अगर मानव ने किया, हमने किया, ह्यूमन ने किया, तो हमने पेड़ काटना सबसे अच्छा उदाहरण है इस चीज का, ठीक है। आगे देखिए, फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर द डिफोरेस्टेशन, अभी मैंने बताया कि पेड़ों को काटना ही तो डिफोरेस्टेशन कहलाता है ना, ओवरग्रेजिंग, अभी मैंने बताया कि जब ज्यादा मात्रा में एक ही जमीन पर, एक ही जो लैंड है हमारी, जो पॉस्चर लैंड है, चारागाह है, उस पर अचानक से हम एक ही मतलब 2-4 साल तक लगातार ग्रेजिंग करवाते हैं, तो वहां पर ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, ओवर ग्रेजिंग मतलब कि अचानक से बहुत सारी चीजों की कमी उस मिट्टी में कमी आने लगती है, वो चीज भी ठीक है। और जो वो जो लैंड है जहां पर ग्रास है, ग्रेजिंग का जो सामान है, मतलब सामान इन द सेंस घास ही होगी, क्योंकि पशु पक्षी चरने के लिए क्या आते हैं, घास चरने आते हैं, है ना, तो वो जो घास है वो भी अच्छी क्वालिटी की पैदा नहीं होगी, क्योंकि वो खा जाएंगे, फिर दोबारा उगेगी, फिर वो खा जाएंगे, दोबारा उगेगी, फिर वो खा जाएंगे, तो वो जो मिट्टी है वहां पर और कोई तो केमिकल और वो फर्टिलाइजर्स तो जा नहीं रहे हैं, तो वो मिट्टी की जो उर्वरकता है, जो फर्टिलिटी है, वो ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, जिससे मिट्टी का क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा, क्षरण होगा, ठीक है। आगे देखिए, एंड केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड रेन वॉश लैंडस्लाइड इन फ्लड्स, लैंडस्लाइड सभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ, फ्लड मतलब होता है बाढ़, बाढ़ भी मैंने डिस्कस किया आपके साथ, एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, देखिए हमेशा अगर किसी भी कोशिश करिए कि जैसे कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं या खेती में काम कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो केवल कीटनाशक दवाइयों के रूप में इस्तेमाल नहीं होते, वो क्या करते हैं, फसल को भी उतना ही नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आप थोड़ी देर के लिए कोई चीज मान लो, जैसे रोटी है ना, रोटी को आपने क्या किया, आपने ऐसे मान लो कि वॉश कर दिया फिर खा लिया, है ना, सब्जी है, सब्जी को आपने वॉश कर दिया फिर खा लिया, तो वो जो जिस चीज से आपने वॉश किया था वो चीज भी तो उसमें उतनी ही इंक्लूड हुई होगी आपके खाने के सामान में, तो वैसे क्या होते हैं, जो कीटनाशक दवाइयां होती हैं वो खाने वाली चीजों के इंटरेक्शन में जब आती हैं तो वो कीटनाशक कीटनाशक है, क्योंकि कीट पतंगों को मारती हैं, उसमें जो बीमारी होती है उनको हटाती हैं, लेकिन उतनी ही वो उस चीज के लिए भी हानिकारक होती है, ठीक है, क्योंकि वो सारी चीजें कैसी हैं, वो खाने योग्य है ना, पेस्टिसाइड्स का निर्माण होगा तो वो वैसे हो जाएंगे। आगे देखिए, सम मेथड ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन आर, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है इस चैप्टर का, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं कि सम मेथड्स ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन आर, तो पहला मेथड है मल्चिंग का, ये देखिए, द बेयर ग्राउंड between plants is covered with a layer of organic matter like straw, it helps to retain soil moisture, देखिए एक प्रकार की खेती है या एक प्रकार का क्या है, गार्डनिंग है,
हमने क्या किया मल्चिंग में, देखिए समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इजी समझ में आएगा। यहाँ देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक फसल उगाई, और यहाँ पे हमने एक, कुछ भी हमें जो उगाना था हमने उगाया, ठीक है। फिर हमने इसके बीच की जो स्पेस था उसको हमने क्या किया, यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे लाइक स्ट्रॉ, ऐसे मैटर से, ऐसे ऑर्गेनिक मैटर से हमने इसको फिल कर दिया इस जगह को, ताकि लाइक स्ट्रॉ, बड़ी बड़ी ऐसे स्ट्रॉ लाइक, है ना, हमने उस चीज को फिल कर दिया। अब ये इसके पीछे का लॉजिक क्या है भाई, हमने क्यों किया, तो इसके पीछे का लॉजिक ये है, हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे जो बीच का जो जमीन है, जो सॉइल है, उसमें नमी बनी रहे, यानी मॉइस्चर की वजह से, मॉइस्चर मेंटेन करने की वजह से हमने ये काम किया, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम किसी भी एग्रीकल्चर को अंजाम देते हैं तो वो कहलाता है मल्चिंग। क्लियर है सबको, है ना। आगे देखिए, कंटोर बैरियर्स, स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग द कंटोर, ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। देखिए इस वाली इमेज में देखिए, बहुत इजी समझ में आएगा, इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इस तरीके से ट्रेंचेस बना दिए। ट्रेंचेस का मतलब होता है छोटी सी खाई टाइप की, ठीक है। इन्होंने क्या किया, स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स, इन्होंने पहले बैरियर्स बनाए, है ना, बैरियर्स बनाए, और इनके ही जस्ट बगल में इन्होंने एक बैरियर्स के बगल में ट्रेंच बना दी। ट्रेंच का मतलब खाई। अब देखो बीच में तो ये एग्रीकल्चर करेंगे, है ना, लेकिन क्या करा इन्होंने, यहाँ पे देखो बैरियर्स बनाए, अलग अलग करने के लिए इन चीजों को बैरियर्स बनाए, और बैरियर्स के जस्ट साइड में इन्होंने क्या किया, ट्रेंचेस बना दिए, ताकि जो हमारा वाटर था, जब इरिगेशन हम जब यहाँ पे करेंगे तो जो एक्सेस वाटर की जो मात्रा है, जो ज्यादा ज्यादा उसमें है, एक्सेस में है, वो क्या होगी, यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी ट्रेंचेस में। वाटर जब भी, या कोई पानी बरसा, या किसी चीज से पानी आया, कहीं से भी पानी आया, तो वो जितनी जरूरत है उतना वहां पे रहेगा, बाकी वो ट्रेंचेस में जाके सेफ हो जाएगा, है ना। इस तरीके से करते हैं, तो वो कॉन्टोर बैरियर्स होते हैं। आगे देखिए, रॉक डैम, रॉक डैम piled up to slow down the flow of water, this prevent gullies and further soil losses। देखिए अभी यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, देखिए रॉक डैम, रॉक डैम ऐसे समझ लीजिए, ये एक नदी थी, ठीक है, नदी थी, क्या हुआ अचानक से, यहाँ पर इन्होंने पत्थर को जमा कर दिया, रॉक्स को, पत्थरों को बीच में, तो यहाँ का जो इसका पानी आ रहा था उसका बहुत तेज ढलान था, बहुत तेज स्लोप था, बहुत तेज फ्लो था, ऐसे मान लीजिए। और यहाँ पर जब हमने क्या किया, रॉक्स को डिपॉजिट कर दिया, तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारा फ्लो था वो अचानक से आके थोड़ा सा धीमा हो गया, और इसका हमें जो असर देखने को मिला, ये हमने क्यों किया, वो हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ आगे की फिर जो मिट्टी थी वो जाके क्या हो जाएगी, वो ज्यादा तेज पानी के साथ बहकर एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमने वाटर को, वो सॉरी मिट्टी को, सॉइल को डिग्रेड होने से रोका। तो ये वन ऑफ द मेथड, ठीक है। आगे देखिए, टेरेस फॉर्मिंग, टेरेस फॉर्मिंग क्या होता है कि दीज आर मेड ऑन द स्टीप slopes so that flat surfaces are available to grow crops, they can reduce surface run of the soil erosion। देखिए ये वाला डायग्राम देखिए, सब लोग को समझ में आएगा, ये वाला डायग्राम देखिए आप लोग, देखिए दिख रही है सबको, टेरेस फॉर्मिंग, है ना, क्या है, एक ऐसी जगह है जहां पर प्लेन नहीं है, एक ऐसी जगह जहां पर प्लेन नहीं है, तो वहां पर इन्होंने क्या किया, इस टाइप के बॉक्सेस बना दिए, इस टाइप के बॉक्सेस बना दिए, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, सीढ़ियों टाइप के। फिर यहाँ पे कुछ फार्मिंग है, फिर इन्होंने यहाँ पे बॉक्सेस बना दिए इस टाइप के, फिर इतने में फार्मिंग की, और फिर यहाँ पे इन्होंने जगह छोड़ दी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जगह थी इस पर इन्होंने खेती की,
फिर उसके बाद इस तरीके से देखो, इस तरीके से खेती की, फिर ऐसा स्ट्रक्चर है, फिर इस तरीके से खेती, फिर ऐसे स्ट्रक्चर है, फिर इस तरीके से खेती है, फिर ऐसा ये वाली जगह पे खेती हो रही है, ये वाली जगह खाली है, ये वाली जगह पे खेती हो रही है, और ये वाली जगह पे खेती हो रही है, ये वाला खाली है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, टेरेस फार्मिंग की, है ना। तो सरफेस पर हमारी टेरेस फार्मिंग हुई है। और एक तरह से जो आप ये सोचिए कि जब यहाँ पर पानी है तो वो बह के यहाँ पे आ जाएगा, है ना, उसको अलग से इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी इन सब पार्ट को। फिर यहाँ पर जो पानी है एक्सेस था तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर जो एक्सेस था वो बह कर यहाँ आ गया, क्योंकि क्या हो रहा है, एक तरह से स्टेप डाउन करके करी गई है चीजें। ठीक है, आगे देखिए, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल आपको समझने के लिए, इंटरक्रॉपिंग क्या होती है देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक लाइन कोई दूसरी फसल की, है ना, जैसे मान लीजिए हमने इसमें राइस करा, ठीक है। फिर हमने एक और जो हमारी पट्टी बनाई उसमें हमने गेहूं करा, वीट करा, ऐसे मान लीजिए। फिर एक और हमने कुछ और बनाई, उसमें हमने दूसरी फसल कर दी। फिर एक और हमने ऐसे बनाया, उसमें दूसरी। तो ये देखिए यहाँ पे आपको देखेंगे रोज, ये देखिए ये वाली रोज में कुछ और है, फिर ये वाली रोज है उसमें कुछ और है, फिर ये वाली रोज है उसमें कुछ और है ना। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोन इन alternate rows and are shown at different time to protect the soil from rain wash। कह रहे हैं इस तरीके से क्या होगा, जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी बनी रहेगी सॉइल के अंदर, और दूसरी चीज क्या होगी, जो रेन है, वो जो बारिश है वो भी एक तरह से वॉश करती रहेगी इन सब चीजों को, है ना। कि किसी चीज में अगर वाटर की इरिगेशन की अगर हमें जरूरत है तो एक एक चीज में नमी ऑलरेडी है हमारे पास, उसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक चीज में अगर पड़ेगी तो एक से दूसरे जगह नमी को ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी में एक जगह नमी होती है तो दूसरी जगह अपने आप थोड़ी बहुत पहुंच जाती है ना। इस तरीके से जो वाटर है वो भी चीजें बनी रहेगी। कंटॉ प्लगिंग देखिए सेम चीज है, पहाड़ है, पहाड़ ऐसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये पहाड़ है, ठीक है। अब पहाड़ के आसपास की ये जो जमीन है हमारी, ये आसपास की जो जमीन है, ये वाला हिस्सा जो है, इस पर हमें क्या करना है, इस पर एग्रीकल्चर करना है, ठीक है, इस पर हमें एग्रीकल्चर करना है। तो प्लगिंग पैरेलल टू द कंटूर ऑफ अ हिल स्लोप, ठीक है, टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। कह रहे हैं इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पे पहाड़ों पर जैसे पानी बरसा, इस वाले एरिया में पानी बरसा, ठीक है, क्योंकि पहाड़ों का जो स्लोप होता है वो ऐसा होता है, कैसे होते हैं पहाड़ भी ऐसे ही तो होते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर पानी है तो वो स्लोप जो बह के पानी आएगा कहाँ, स्लोप पे ही तो आएगा, है ना। और यहीं पर हम लोग खेती कर रहे हैं, यहीं पर एग्रीकल्चर चल रहा है, ठीक है, इस जगह पे। तो इस जगह पे जो एग्रीकल्चर चल रहा है तो वो पानी जो बहा यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आया, तो कंटोर होता गया। कंटोर का मतलब होता है एक तरह से बहता गया, ठीक है, ऐसे मान लीजिए। तो देखिए आप इस वाले स्ट्रक्चर में आपको बहुत इजी समझ में आएगा। ये देखिए पहाड़ों की यहाँ से अगर पानी बहकर आया तो यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया, तो एक तरह से यहाँ पे भी क्या होगा कि कंटोर प्लगिंग होगी, कंटोर हाँ, नेचुरल बैरियर्स होते हैं, ये ऐसे बनाए नहीं जाते। हमने जब पिछले वाले पैराग्राफ में देखा था वहां पे हमने बैरियर्स बनाए थे, लेकिन यहाँ पे बैरियर्स बनाए नहीं है, ऑटोमेटिकली क्या है, जो हिल स्लोप्स है उसमें बैरियर्स बने हुए होते हैं, है ना, जो कि वाटर के फ्लो को हमारा डाउन द स्लोप, यानी एक तरह से हमारे नीचे स्लोप्स में वाटर को अपने आप ही उस स्लोप्स में वो डाउन ले जाते हैं। तो इस तरीके से जो कंटोर प्लगिंग है वो होती है। एंड लास्ट हमारा शेल्टर बेल्ट्स। इन द कोस्टल एंड द ड्राई रीजन्स रो ऑफ ट्री आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट्स टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। देखिए छोटा सा एक एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पर डेजर्ट है, ठीक है, यहाँ पर डेजर्ट है, क्या है यहाँ पर, डेजर्ट है। अब अचानक से बहुत तेज हवा चल के आई, तो ये वाली जो यहाँ पर रेत थी, सैंड थी, वो उड़ के थोड़ी बहुत इस वाले इलाके में भी आएगी, है ना, आएगी ना। तो एक जगह से दूसरी जगह पे सैंडी सॉइल गई तो इसका मतलब है वहां की जो सॉइल थी वो भी उस सैंडी सॉइल से अफेक्ट हुई,
प्रभावित हुई, यानी कि उसमें भी कुछ थोड़ी बहुत सैंडी सॉइल मिक्स हुई, तो वो कुछ का कुछ उसने अपना प्रोडक्टिविटी को कम किया। तो इस तरीके से हम इसको सही करने के लिए क्या करते हैं, शेल्टर बेल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, इन द कोस्टल एरिया में ज्यादातर होता है ये, और ये ड्राई रीजन यानी हमारा डेजर्ट एरिया में ज्यादातर होता है। रोज ऑफ ट्री क्या करते हैं, एक लाइन में बहुत सारे ट्री लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए सब लोग, देखेगा आपको एक लाइन में बहुत सारे ट्री लगा दिए। जैसे ये किसी का एग्रीकल्चर लैंड है और हमने एक लाइन में बहुत सारे ट्री लगा दिए, ये सारे ट्री, फिर हमने इस रो में बहुत सारे ट्री लगा दिए। तो इससे क्या होगा कि पहली चीज तो हम चेक कर पाएंगे कि जो विंड है, जो हवा चल रही है, उसका जो मूवमेंट है वो किस तरफ है। ठीक है, जैसे ये जो पेड़ जो हमने लगाए हैं, जब ये विंड आएगी तो ये विंड की दिशा बताएंगे, क्योंकि अगर उस तरफ से आएगी तो इस तरफ झुका हुआ होगा, फील करेंगे, और ये जब इस तरफ से हवा जाएगी तो उस तरफ झुका हुआ फील करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये हमें विंड की मूवमेंट बताएंगे कि विंड किस तरफ से चल रही है, किस तरफ क्या हलचल है ना। दूसरा तो प्रोटेक्ट सॉइल कवर, और दूसरा हमारी सॉइल को प्रोटेक्ट भी करेंगे, यानी एक जगह से जो दूसरी जगह तक जो सॉइल हमारी आ रही है, उसको एक तरह से हेल्दी, जो हमारी सॉइल है उसको हेल्दी रखने की कोशिश करते हैं ये। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, शेल्टर बेल्ट का इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। चलिए, इसके आगे की बात हम लोग, वाटर की बात हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़िए, ठीक है, और थैंक यू एंड जय हिंद।